द बेलज़ार चैप्टर 16 बाय सिल्विया प्लाथ। टोआन का कमरा, जिसमें क्लोजर, ब्यूरो, मेज़, कुर्सी, बड़े नीले रंग के सी अक्षर वाला सफ़ेद कंबल था, बिल्कुल मेरे कमरे जैसे ही था। मुझे लगा कि जॉन ने मेरी जगह सुनकर मजाक में पागलखाने में एक कमरा किराए पर ले लिया होगा। यही वजह है कि उसने नर्स को बताया था कि मैं उसकी दोस्त हूँ। मैं जॉन को कभी नहीं जानती थी, बस थोड़ी दूरी से। तुम यहाँ कैसे आई? मैं जॉन के बिस्तर पर सिमट गई। मैंने आपके बारे में पढ़ा है, जॉन ने कहा। क्या? मैंने आपके बारे में पढ़ा है? और मैं भाग आई। आपका क्या मतलब है? मैंने समान भाव से कहा। खैर, जॉन चिंट्स के फूलों वाली सरल स्थली की कुर्सी पर पीछे झुक गई। मुझे गर्मियों में किसी बरादरी के प्रमुख के लिए काम करना पड़ा था, जैसे मेसन। आप जानती हैं, लेकिन मेसन नहीं। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे गोखरू हो गए थे। मैं मुश्किल से चल पाती थी। आखिरी दिनों में मुझे जूतों की बजाय रबड़ के जूते पहनने पड़ते थे। और आप सोच सकती हैं कि इससे मेरे मनोबल पर कितना असर पड़ा। मुझे लगा कि या तो जॉन पागल हो गई होगी, जो रबड़ के जूते पहनकर काम पर जाती है, या फिर वो मुझे ये समझाने की कोशिश कर रही होगी कि मैं कितनी पागल हूँ। और ये सब मानकर, वैसे गोखरू तो सिर्फ बुजुर्गों को ही होते हैं। मैंने सोचा कि मैं उसे पागल समझ रही हूँ और मैं बस उसे खुश कर रही हूँ। बिना जूतों के मुझे हमेशा बहुत बुरा लगता है। मैंने अस्पष्ट मुस्कान के साथ कहा, क्या आपके पैरों में ज्यादा दर्द हो रहा है? बहुत बुरी तरह। और मेरे बॉस हाल ही में अपनी पत्नी से अलग हुए हैं। वे सीधे तलाक नहीं ले सकते थे, क्योंकि यह इस भाईचारे के आदेश के साथ नहीं चलता। मेरे बॉस हर दूसरे मिनट मुझे बोलते रहते हैं, और जब मैं अपने पैर हिलाती तो मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा अपनी मेज पर बैठती, बजर बज जाता। और उसके पास कुछ और भी था, जो वह अपने सीने से निकलना चाहता था। तुमने नौकरी क्यों नहीं छोड़ी? ओह, मैंने नौकरी छोड़ दी। कमोबेश, मैं बीमारी की छुट्टी पर काम से दूर रह रही थी। मैंने किसी से मुलाकात नहीं की। मैंने टेलीफोन दराज में रख दिया और कभी उसका जवाब नहीं दिया। फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे इस बड़े अस्पताल के एक मनोचिकित्सक के पास भेज दिया। मेरा अपॉइंटमेंट 12 बजे का था और मैं बहुत बुरी हालत में थी। आखिरकार 12:30 बजे रिसेप्शनिस्ट बाहर आई और मुझे बताया कि डॉक्टर लंच पर गई हैं। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं इंतज़ार करना चाहूँगी, और मैंने हाँ कह दिया। क्या वह वापस आया? जॉन ने यह कहानी बहुत ही उलझाने वाली बनाई थी, लेकिन मैंने उसे आगे बढ़ाया, यह देखने के लिए कि इसका क्या परिणाम होगा। अरे हाँ, मैं तो खुदकुशी करने ही वाली थी। ध्यान रखना, मैंने कहा। अगर यह डॉक्टर काम नहीं आया तो बस यही है। रिसेप्शनिस्ट मुझे एक लंबे गलियारे में ले गई, और जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे, उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, अगर डॉक्टर के साथ कुछ छात्र भी हो तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? मैं क्या कह सकती थी? अरे नहीं, मैंने कहा। मैं अंदर गई और पाया कि 9 जोड़ी आंखें मुझ पर टिकी हुई हैं। 18 अलग अलग आंखें। अब अगर उस रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया होता कि उस कमरे में 9 लोग होंगे, तो मैं तुरंत वहां से चली जाती। लेकिन मैं वहां थी, और इस बारे में कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन मैंने संयोग से एक फर कोट पहना हुआ था। अगस्त में, ओह, वह ठंडे और गीले दिनों में से एक था। और मैंने सोचा, क्या पता मेरा पहला मनोचिकित्सक। खैर, जब तक मैं उससे बातें कर रही थी तो मनोचिकित्सक उस फर कोट पर नजर गड़ाए रहा, और मैं समझ सकती थी
कि वो मेरे इस सवाल पर क्या सोच रहा था कि मैं पूरी फीस देने के बजाय छात्रों के कट रेट का भुगतान करूं। मैं उसकी आंखों के लिए अपने लिए डॉलर चिन्ह के लिए चिन्ह देख सकती थी। खैर, मैंने उससे कहा कि मुझे पता नहीं क्या गोखरू और दराज में रखे टेलीफोन के बारे में और मैं कैसे खुद को मार डालना चाहती थी। और फिर उसने मुझे बाहर इंतजार करने को कहा जब तक वो मेरे मामलों पर दूसरों से बात करता। और जब उसने मुझे बुलाया तो पता है उसने क्या कहा? क्या कहा? उसने अपने हाथ जोड़कर मेरी तरफ देखा और कहा, मिस गिलिंग, हमने निर्णय लिया है कि समूह चिकित्सा से आपको लाभ होगा। समूह चिकित्सा? मैंने सोचा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन जॉन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यही तो उसने कहा था। क्या आप सोच सकती हैं कि मैं खुद को मार डालना चाहती हूँ और फिर अजनबियों के एक पूरे समूह के सामने इस बारे में बात करने आ जाती हूँ और उसमें से ज़्यादातर मुझसे बेहतर नहीं होते। यह पागलपन है। मैं अपनी इच्छा के विपरीत इसमें शामिल हो रही थी। यह तो मानवीय भी नहीं है। मैंने तो यही कहा था। मैं सीधे घर गई और उस डॉक्टर को एक चिट्ठी लिखी। मैंने उसे एक खूबसूरत चिट्ठी लिखी कि कैसे उस जैसे आदमी को बीमार लोगों की मदद करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें क्या जवाब मिला? मुझे नहीं पता। उसी दिन मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा था। तुम्हारा मतलब क्या है? ओह, जॉन ने कहा, पुलिस को कैसा लगा कि तुम मर गई हो वगैरह। मेरे पास कहीं ढेर सारी कतरनें पड़ी थी। उसने खुद को ऊपर उठाया और मुझे घोड़े जैसी तेज गंध आई जिससे मेरे नथुने सिहर उठे। जॉन कॉलेज के वार्षिक जिमखाना में घुड़सवारी में चैंपियन रही थी और मुझे लगा कि क्या वह किसी अस्तबल में नहीं सो रही होगी। जॉन ने अपने खुले सूटकेस को हाथ में डाला और मुट्ठी भर कतरनें निकाली। लो देखो। किसी क्लिपिंग में एक लड़की की बड़ी बड़ी तस्वीर थी जिसकी आंखें काली थी, होठ काले थे और वह मुस्कुरा रही थी। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि इतनी भद्दी तस्वीर कहाँ खींची गई होगी, जब तक कि मेरी नज़र ब्लूमिंगडेल की बलियों और ब्लूमिंगडॉल की हार पर नहीं पड़ी, जो चमकीले सफ़ेद हाइलाइट्स के साथ चमक रहे थे, मानो नकली तारे हों। तस्वीर के नीचे दिए गए लेख में बताया गया था कि कैसे यह लड़की 17 को हरे रंग की स्कर्ट और सफ़ेद ब्लाउज पहने घर से गायब हो गई थी और एक नोट छोड़ गई थी जिसमें लिखा था कि मैं लंबी सैर पर जा रही हूँ। इसमें कहा गया है कि मिस ग्रीनवुड आधी रात तक वापस नहीं लौटी तो उनकी माँ ने शहर की पुलिस को बताया। अगली क्लिपिंग में मेरी माँ, भाई और मेरी तस्वीर थी जिसमें हम अपने पिछवाड़े में एक साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि यह तस्वीर किसने ली थी, जब तक मैंने देखा कि मैंने डंगरी और सफ़ेद स्नीकर्स पहने हुए थे। मुझे यह याद आया कि पालक तोड़ने वाली गर्मियों में मैं भी यह पहनती थी और कैसे डोडो कॉनवे एक तपती दोपहर में वहां आकर हम तीनों के लिए कुछ पारिवारिक तस्वीरें खींच गए थे। श्रीमती ग्रीनवुड ने इस तस्वीर को छापने के लिए कहा, इस उम्मीद में कि इससे उनके छोटी बेटी को प्रोत्साहन मिलेगा। जंगल के लगभग 1 दर्जन चांद जैसे चेहरे वाले लोगों की अंधेरी आधी रात की तस्वीर। मुझे लगा कि पंक्ति के आखिर में बैठे लोग अजीब और असामान्य रूप से छोटे लग रहे हैं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वे लोग नहीं बल्कि कुत्ते थे। लापता लड़की की तलाश में ब्लड हाउंड कुत्तों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस सर्जन बिल हिंडली कहते हैं, यह अच्छा नहीं लग रहा। लड़की जीवित मिली। आखिरी तस्वीर में पुलिस वाले एक लंबे ढीले ढाले ब्लैक आई कैटरोल को, जिस पर एक बिना आकार की पत्ता गोभी का सिर था, एक एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में लाद रहे थे। फिर उसमें बताया गया था कि कैसे मेरी माँ तहखाने में एक हफ्ते भर के कपड़े धो रही थी। तभी उन्हें एक खाली गड्ढे
से धीमी कराहे आती सुनाई दी। मैंने कतरनों को बिस्तर के सफ़ेद बिछौनों पर रख दिया। इन्हें तुम रख दो, जॉन ने कहा। तुम्हें इन्हें एक स्क्रैप बुक में चिपका देना चाहिए। मैंने कतरनों को मोड़कर अपनी जेब में रख दिया। मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है, जॉन ने आगे कहा। यह नहीं कि उन्होंने तुम्हें कैसे ढूंढा, बल्कि उसके बाद की सारी बातें। और मैंने अपना सारा पैसा इकट्ठा किया और न्यूयॉर्क जाने वाला पहला विमान पकड़ा। मैंने सोचा था कि न्यूयॉर्क में खुद को मारना आसान होगा। जॉन ने शर्म से मुस्कुराते हुए अपने हाथ फैला दिए, हथेलियां ऊपर की ओर, किसी छोटी पर्वत श्रृंखला की तरह। उसकी कलाइयों की सफ़ेद त्वचा पर बड़े बड़े लाल दाने उभर आए। तुमने यह कैसे किया? पहली बार मेरे मन में यह विचार आया कि जॉन और मुझ में कुछ समानता हो सकती है। मैंने अपनी रूममेट की खिड़की में मुट्ठियां घुसेड़ दी। कौन सी रूममेट? मेरी पुरानी कॉलेज रूममेट। वो न्यूयॉर्क में काम कर रही थी और मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं सूझ रही थी। और इसके अलावा मेरे पास पैसे नहीं बचे थे, इसलिए मैं उसके पास रहने चली गई। मेरे माता पिता वहाँ मुझसे मिलने आए। उसने उन्हें लिखा कि मैं अजीब व्यवहार कर रही थी और मेरे पिता सीधे वहाँ आए और मुझे वापस ले गए। लेकिन अब तुम ठीक हो, मैंने यह बयान दे दिया। जॉन ने अपनी चमकदार स्लेटी आंखों से मुझे देखा। मुझे लगता है, उसने कहा, क्या तुम नहीं हो? शाम के भोजन के बाद मैं सो गई थी। एक तेज आवाज ने मेरी नींद खोल दी। मिसेस बैनिस्टर, मिसेस बैनिस्टर। जैसे ही मैं नींद से उठी, मैंने पाया कि मैं बिस्तर के खंभे पर हाथ मारकर खड़ी थी और पुकार कर रही थी। रात की नर्स मिसेस बैनिस्टर का तीखा टेढ़ा मेढ़ा रूप सामने आया। यहाँ हम नहीं चाहते हैं कि आप इसे तोड़ें। उसने मेरी घड़ी का पट्टा खोल दिया। क्या बात है? क्या हुआ? मिसेस बैनिस्टर के चेहरे पर एक झट से मुस्कान आ गई। तुम्हें रिएक्शन हुआ है, एक प्रतिक्रिया। हाँ, तुम्हें कैसा लग रहा है? मजेदार, हल्का और हवादार सा। श्रीमती बैनिस्टर ने मुझे बैठने में मदद की। अब तुम ठीक हो जाओगी, कुछ ही देर में ठीक हो जाओगी। क्या तुम थोड़ा सा दूध लोगी? हाँ। और जब श्रीमती बैनिस्टर ने कप मेरे होठों से लगाया और जैसे ही गर्म दूध मेरी जीभ पर आया, मैंने उसका स्वाद चखा, जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ का स्वाद चखता है। मिसेस बैनिस्टर ने बताया है कि आपको रिएक्शन हुआ है। डॉक्टर नोलन खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई और माचिस की एक छोटी सी डिब्बी निकाली। डिब्बी बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी मैंने अपने बाथरूम के किनारे में छिपाई थी। और एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद किसी नर्स ने वहाँ उसे चुपचाप ढूंढ लिया होगा और चुपचाप डॉक्टर नोलन को वापस दे दिया होगा। डॉक्टर नोलन ने डिब्बे के किनारे एक माचिस की तीली रगड़ी। एक गर्म पीली लौ उठी और मैंने उसे सिगरेट में चूसते हुए देखा। श्रीमती बी कहती हैं कि आपको बेहतर महसूस हुआ। कुछ समय तक ऐसा ही रहा। अब मैं फिर से पहले जैसी हो गई हूँ। मेरे पास आपके लिए एक खबर है। मैं इंतजार करती रही। अब हर दिन, मुझे नहीं पता कितने दिन हो गए थे, मैं सुबह, दोपहर और शामें अपने सफ़ेद कंबल में लिपटी हुई अलकोव में डेक कुर्सी पर पढ़ने का नाटक करते हुए बिताती थी। मुझे थोड़ा सा अंदाजा था कि डॉक्टर नोलन मुझे कुछ दिन की इजाज़त दे रही हैं और फिर वो वही कहेंगी जो डॉक्टर गार्डन ने कहा था, मुझे माफ़ करना, लगता है तुम्हारी हालत में कुछ सुधार नहीं हो सकता। मुझे लगता है तुम्हें कुछ शॉक ट्रीटमेंट देना चाहिए। अच्छा, क्या आप सुनना नहीं चाहते कि यह क्या है? क्या? मैंने उदास होकर कहा और खुद को संभाला। कुछ समय तक आपके यहाँ कोई आगंतुक नहीं आएगा।
मैं आश्चर्य से डॉक्टर नोलन को देखती रही। यह तो अद्भुत है। मुझे लगा कि आप खुश होंगी। वह मुस्कुराई। फिर मैंने और डॉक्टर नोलन ने मेरे ब्यूरो के पास रखी कूड़ेदानी की हालत देखी। कूड़ेदान से 1 दर्जन लंबे लंबे गुलाबों की रक्त लाल कलियां निकल रही थी। उस दोपहर मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी। मेरी माँ आगंतुकों की लंबी कतार में से केवल एक थी। मेरी पूर्व नियोक्ता महिला ईसाई वैज्ञानिक जो मेरे साथ लोन पर चली और बाइबल में पृथ्वी से ऊपर जाने वाले धुंध के बारे में बात की। और धुंध त्रुटि थी और मेरी पूरी परेशानी कि मैं धुंध में विश्वास करती थी और जिस क्षण मैं उसमें विश्वास करना बंद कर देती वह गायब हो जाती और मैं देखती कि मैं हमेशा से ठीक थी। और हाई स्कूल में मेरे अंग्रेजी शिक्षक जो आए और मुझे स्क्रैबल खेलना सिखाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें लगा कि इससे शब्दों में मेरी पुरानी रुचि फिर से जागृत हो सकती है। और स्वयं फिलोमेना गिनी जो डॉक्टरों के पास कम से कम बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी और उन्हें ऐसा ही बताती रही। मुझे इन यात्राओं से नफरत थी। मैं अपने कमरे या कोठरी में बैठी होती और एक मुस्कुराती हुई नर्स अचानक किसी आगंतुक के बारे में बताती। एक बार तो वो यूनिटेरियन चर्च के पादरी को भी ले गए जिन्हें मैं कभी पसंद नहीं करती थी। वह पूरे समय बहुत घबराया हुआ था और मैं समझ नहीं सकती थी कि वह मुझे पागल समझ रहा है क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मैं नर्क में विश्वास करती हूँ और जैसे कुछ लोगों को मरने के लिए पहले नर्क ही जाना पड़ता है ताकि मरने के बाद उससे वंचित रहने की भरपाई हो सके, क्योंकि वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते थे और हर व्यक्ति जो मानता था वही मरने के बाद अपने साथ घटित होता था। मुझे इन मुलाकातों से नफरत थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरे मोटे और बिखरे बालों को इस आधार पर आंक रहे थे कि मैं क्या थी और वे मुझे क्या बनाना चाहते थे। और मैं जानती थी कि वे पूरी तरह से हैरान होकर चले गए। मैंने सोचा कि अगर वो मुझे अकेला छोड़ दे तो मैं शायद मुझे कुछ शांति मिले। मेरी शांति सबसे ज्यादा खराब थी। उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं बल्कि उदास चेहरे के साथ मुझसे विनती करती रही कि मैं उन्हें बताऊं कि उन्होंने क्या गलती की है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि डॉक्टरों को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि डॉक्टरों को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है क्योंकि उन्होंने उनसे मेरी टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में बहुत सवाल पूछे थे और मुझे बहुत कम उम्र में ही पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया था और मैंने उन्हें कोई परेशानी नहीं दी। उस दोपहर मेरी माँ मेरे लिए गुलाब लेकर आई थी। मैंने कहा था इन्हें मेरे अंतिम संस्कार के लिए बचा कर रखना। मेरी माँ का चेहरा मुरझा गया और वह रोने को तैयार लग रही थी। लेकिन एस्तर, क्या तुम्हें याद नहीं कि आज कौन सा दिन है? नहीं, मैंने सोचा कि शायद आज वैलेंटाइन दिवस होगा। आपका जन्मदिन है आज। और यह तब की बात है जब मैंने गुलाबों को कूड़ेदान में फेंक दिया था। मैंने डॉक्टर नोलन से कहा उसने जो कुछ किया वह मूर्खतापूर्ण था। डॉक्टर नोलन ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह समझ गई हूँ कि मेरा क्या मतलब है। मैं उससे नफरत करती हूँ, मैंने कहा और वार होने का इंतजार करने लगी। लेकिन डॉक्टर नोलन ने मेरी ओर देखा और केवल मुस्कुराई, जैसे किसी बात ने उन्हें बहुत बहुत प्रसन्न कर दिया हो, और कहा मुझे लगता है कि आप प्रसन्न हैं। थैंक यू।